बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली अरब सरबराही इस्लामी इजलास जिसका इनेकाद हुआ है कतर के अंदर, और फाइनली एलामिया भी जारी हुआ है तमाम ममालिक की तरफ से, जिसके अंदर कतर के साथ ना सिर्फ यकजहती का इजहार किया गया है, कतर पर होने वाले हमले की मजम्मत भी की गई है, लेकिन बहुत ही नाउमीदी का इजहार किया जा रहा है मुस्लिम उम्मा की तरफ से कि एक बार फिर से तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। मेरी ज़ाती राय इस पर क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, इसको लेकर अपने ख्यालात का इजहार मैं आखिर में करूंगा। लेकिन पहले इस एलामिया के अहम नुकात, किस मौके पर किसने क्या कहा, साथ में किससे मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह से वहां पर मौजूद थे, तो साइड लाइन पर उनकी भी MBS समेत अहम सरबराहान मुमलिकत के साथ मुलाकातें हुई हैं। उससे मुतालिक कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि मार्को रूबियो, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, कतर आने से पहले इजराइल पहुंचे हैं, नेतन्याहू के साथ यकजहती का इजहार किया है। और अब वो जो एक भरम था अमेरिका का कि वो पीस मेकर है या वो अमन का ख्वाहिशमंद है, ये गलत फहमी अब दुनिया की दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है इन तमाम काले कवानीन और जंगी जराइम के साथ। और मार्को रूबियो ने इस मौके पर इजराइल जाके ये साबित कर दिया है। मार्को रूबियो का क्या कहना था, नेतन्याहू ने किस तरह से जहर उगला है मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक को लेकर, साथ में किस तरह से वो तस्लीम कर रहा है कि उसे माशी तौर पर तनहा कर दिया गया है, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक बार फिर से ना चाहते हुए भी उसने तस्करा कर दिया है 9/11 का, और पाकिस्तान को वो चाह के भी भूल नहीं पा रहा। अपने ख्वाबों के अंदर भी उसको पाकिस्तान का खौफ सताया जा रहा है और वो बार बार पाकिस्तान को याद करता है। आपको याद होगा इससे 15 साल पहले भी नेतन्याहू ने जिन दो ममालिक का तस्करा किया था, जो उसको लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है इसके लिए, उनमें एक तो ईरान था जिसके ऊपर वो धावा बोल चुका है हाल ही में। खैर वहां से भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ कुछ शरारत करता है, मिस एडवेंचर करता है, जो भारत के साथ हमने किया है, उससे ज्यादा भयानक जवाब हम इजराइल को देंगे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ये सलाहियत रखती है। साथ में आखिर में आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नाजरीन फाइनली अब तस्लीम कर लिया गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें गजा में नस्ल कुशी को तस्लीम किया गया कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसराइल की तरफ से न सिर्फ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, बल्कि नस्ल कुशी की जा रही है। बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को चुन चुन के पूरी जनरेशन को खत्म करने के लिए किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ फैक्ट्स BBC की तरफ से इसको शाया किया गया है इस रिपोर्ट को लेकर। साथ में एक अहम दौरा होने जा रहा है नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। जैसे ही वो कतर का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंचे हैं, 10 रोज का ये दौरा है, 17 से लेकर 27 तक। और इसके अंदर वो पहले सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद फिर वो UK जाएंगे, और उसके बाद फिर अमेरिका जाएंगे, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में न सिर्फ शिरकत होगी बल्कि अहम मुलाकातें भी होंगी। साथ में फील्ड मार्शल की भी एक तीसरी मुलाकात पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, आप जानते हैं कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और अब एक तीसरी मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुतवक्के है। तो ये मुलाकात, इसका एजेंडा क्या होगा और इसकी अहमियत कितनी है, ये सारी तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास हुआ और उसका एलामिया जो जारी हुआ है, इसके अंदर कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के इकदाम की मुकम्मल हिमायत की गई है तमाम ममालिक की तरफ से, जिसमें इसराइल की जाहिरियत को बुज़दिलाना और गैर कानूनी अमन में गैर कानूनी करार दिया गया और अमन में इसे बड़ी रुकावट करार दिया जा रहा है। अगर इसके अहम नुकात की बात की जाए तो उसमें एक तो है इसराइल की जाहिरियत। उनका ये कहना है कि खत्े में अमन के इम्कानात को खत्म कर रही है, जिसका हम पहले ही इजहार कर चुके हैं, पूरी दुनिया ये जानती है। साथ में कतर के रद्देमल और इकदाम की हिमायत की गई है कि कतर ने फौरी तौर पे जज्बाती कोई फैसला नहीं दिया, कोई जल्दबाजी में हमला नहीं कर दिया। तो उसकी इस दानिशमंदाना और तदब्बुराना जो हिकमत अमली है उसकी उन्होंने तारीफ की है, उसकी हिमायत की गई है। साथ में सालसी मरकज पर जो हमला है उससे बैनुल-अक़वामी अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया गया है और कतर के दानिशमंदाना मौक़िफ़ की न सिर्फ उन्होंने तायद की बल्कि गजा में जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत की है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना कि आप अमरीका की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। वो अमेरिका जो कि इस जाहिरियत के अंदर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, कतर के ऊपर होने वाले हमले के अंदर भी पूरी तरह से इसराइल की तरफ से अमेरिका को एतमाद में लिया गया। पूरी दुनिया वाकिफ है कि इस खत्ते में सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है, जो एयर बेस है, वो अमेरिका की कतर के अंदर मौजूद है। 10,000 से ज्यादा फौज उनकी वहां पर मौजूद है और ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर, या जिस वक्त प्लानिंग की जा रही थी कि फलस्तीनी तंजीम के रहनुमाओं को हम हिट करेंगे, तो इस दौरान अमेरिका को लाइलमी में रखा गया हो। तो अमेरिका की कोशिशों की तारीफ करना बजाते खुद आप अपनी कमजोरी को शो कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश देखा जा रहा है। डिफाइनिंग मूवमेंट इसे कहा जा रहा था। ये जो OIC
का इजलास है ओआईसी के ऊपर, तो वैसे भी बड़ी तनकीद होती है कि ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के अलावा और कुछ भी नहीं करते, ज़बानी जमा खर्च के अलावा इसकी कोई अफादियत या अहमियत नहीं है। और इस इजलास में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको साबित करके दिखाया गया। खैर जज्बात तो बहुत भड़के हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसका इजहार आखिर में किया जाए। अच्छा, रकमालियों की रिहाई के दावे झूठे हैं वो कहते हैं, क्योंकि इसराइल अगर संजीदा होता अपने कैदियों की रिहाई के लिए तो फिर वो इस तरह से जारियत ना करता। साथ में इसराइल का जो तौसी पसंदाना एजेंडा है आलमी अमन के लिए इसे खतरा करार दिया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ का इजहार किया गया है। ज़रूरत इस बात की थी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम ओआईसी ममालिक की तरफ से, अरब और इस्लामी ममालिक की तरफ से इसी तरह के मौक़िफ़ का इजहार किया जाता है। एक तो ये कि इस इजलास का जो नाम रखा गया है वो भी बज़ाते खुद काबिल एतराज़ है, अरब इस्लामिक सरबराही इजलास। आप मुस्लिम उम्मा का या मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज का इजलास, आप इसको ये नाम भी दे सकते थे, लेकिन आपने इसके अंदर अरब को एक अलग करके या इस्लामी ममालिक को अलग करके एक जो इत्तेहाद का मैसेज आना था उसको सबसे ज़्यादा डैमेज किया है इस इजलास के मुंतज़मीन की तरफ से। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी गौर और सोच विचार होना चाहिए था। खैर बहरहाल इजलास तो हो चुका, अब उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए, इसराइली तौसीही मंसूबों को रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम की जाए। ये उसी तरह की टास्क फोर्स है जिसका ईरान भी मुतालबा कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि टास्क फोर्स हो जो कि फौरी तौर पर फैसले करे और उसके पास इस चीज़ का इख्तियार हो। साथ में उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले का मुतालबा किया गया। ओआईसी की तजवीज़ क्या थी? वो कहते हैं कि जी इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। ये एक यकीनी तौर पे बहुत ही वैलिड मुतालबा है। फौरी तौर पे ओआईसी के अंदर इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत जो है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि एक ऐसा जंगी जराइम का मुर्तकिब जो कि मुसलसल वायलेट कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसको हमेशा उसने अपने पाँव के नीचे रोंदा है, तो उसकी रुकनियत फौरी तौर पर मुअत्तल होनी चाहिए। मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शाल सुदानी की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि इसराइल की जारियत ने खित्ते के मसाइल संगीन कर दिए हैं, आलमी बरादरी का दोहरा मयार काबिल मजम्मत है। गजा में भूख, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। साथ में मुश्तरका फोर्स कायम करने की तजवीज़ उनकी तरफ से भी दी गई है। और साथ में तैयब उर्दवान तुर्क सदर की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जी इसराइल की तौसी पसंदाना अज़ाइम आलमी अमन के लिए खतरा है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, कब्जा और तशद्दुद इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा है। मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने कहा कि ओआईसी को इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने की हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। तो ये बयानात सामने आ रहे हैं, बयानात अच्छे हैं, लेकिन इस पर अमल कौन करवाएगा? क्या अमेरिका इस पर अमल करवाएगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस पर अमल करवाएगा? वो तो पहले भी इसमें नाकाम रहे हैं, तो इस बार कौन अमल करवाएगा? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं समझते। मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम दुनिया के और ममालिक के सरबराहान को ये चीज़ कब समझ में आएगी, ये हम समझने से कम अज़ कम बिल्कुल कासिर हैं। अच्छा, मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल को किसी जुर्म पर इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। इसराइल दायनस्ता खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। साथ में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकातें हुई हैं साइड लाइन पे, फील्ड मार्शल भी इस मौके पर मौजूद थे, उनकी तरफ से जो मुलाकातें हुई हैं, एक तो अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ हुई, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम के साथ उनकी मुलाकात हुई, मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ उनकी मुलाकात हुई, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ भी मुलाकात हुई है, और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से हुई, शाम के सदर अहमद अल शरा के अलावा सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद से भी उनकी साइडलाइन पर मुलाकातें हुई हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि इन मुलाकातों के अलावा जैसे वज़ीर आज़म पहुंचे हैं, अब वो एक और अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 10 रोज़ पे मुहित ये दौरा होगा और इसमें ये तमाम अहम मुलाकातें होंगी, जिसके अंदर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में वो शिरकत करेंगे, बल्कि ये जो इस वक्त खित्ते की बदलती सूरत हाल है और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू पर तोड़ रहा है, एक के बाद एक मुल्क को निशाना बना रहा है, तो इस तनाजुर में जो मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दिया जाए उसको लेके भी इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा नाज़रीन, इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी नफरत का और जहर का इजहार किया है। मार्को रूबियो भी मौजूद था और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इस मौके पे इजराइल का दौरा करना, इजराइल के साथ यकजहती का इजहार करना, बजाय इसके कि वो अमन के लिए कोई कोशिश करते, बजाय इसके कि वो
जो इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर जारी मज़ालिम हैं उसके ऊपर बात करते, या फिर उन तक जो इमदाद रोकी जा रही है, इमदाद लेने वालों के ऊपर जो गोलियां बरसाई जा रही हैं, जो इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करते एक बार फिर से यकजहती का इजहार किया गया। अच्छा, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एतराफ़ क्या सामने आया है वो सुन लीजिए। एक तो उसने कहा है कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है, इसराइल का इक़्तिसादी मुहासरा जारी है, इसराइल को स्पार्टा जैसी हकीकत के लिए तैयार रहना होगा। तो उसने खुद को स्पार्टन्स के साथ तशबीह दी है और साथ में उसने कहा है कि जी मुस्तकबिल में खुद इन्हिसारी और असलहा साजी पर जोर दिया जाए। कतर और चीन इसराइल की मीडिया नाकाबंदी कर रहे हैं। तो एक तो मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की उसने बात की है, साथ में उसने इस चीज को तस्लीम किया है कि इक्तिसादी तौर पे उसे तनहा कर दिया गया है, लेकिन अभी ये आगाज है, बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो कि सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी से अगर ये सिलसिला देखा जाए, ये आगाज है और इस आगाज में ही अगर ये नेतन्याहू तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका है तो आप अंदाजा कीजिए अगर मुकम्मल तौर पे यकजहती के साथ और कैटेगोरिकली अगर इस इजराइल का या इस शैतान का जो कि इस वक्त जंगी जराइम का बेदरेग इर्तिकाब कर रहा है उसका बाइकआउट किया जाए तो इससे बड़े पैमाने पे इजरायली मईशत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसका बड़ा एतराफ़ कर रहा है। इसी गुफ्तगू के दौरान उसने जो हाजरीन मौजूद थे, वहाँ पे ऑडियंस मौजूद थी या जो सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे पूछा कि जी आप में से किसी के पास मोबाइल है? उन्होंने कहा जी हाँ जी सारों के पास मोबाइल है। उसने कहा इसका मतलब है कि आप सारों के पास इजराइल, यू हैव पीस ऑफ इजराइल। तो इसका मतलब है कि वो ये साबित करना चाह रहा है कि जी जितनी भी इस वक्त इनोवेशन है या जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत आ रही है उसके अंदर इजराइल का कंट्रीब्यूशन है और इसको वो बड़े फख्र के साथ क्लेम कर रहा था। और यही वो निज़ाम है, यही वो एक सोर्स है जिसके ज़रिए वो अपनी इंटेलिजेंस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफिन को निशाना बनाता है। हमने देखा कि पेजर की टेक्नोलॉजी जो कि 80s के अंदर इस्तेमाल होकर ख़त्म हो चुकी थी या अर्ली 90s के अंदर उसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था, उसे उसने फ़लस्तीन की या हिजबुल्लाह की जो तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, उनके सरकर्दा रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और वो शुरू में समझते रहे शायद वो इस पेजर के इस्तेमाल से अपने राब्ते को बहाल रख सकेंगे या इसराइल की नज़रों से छुप जाएंगे। हालांकि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इसराइल ने उन पेजर्स को हिजबुल्लाह के रहनुमाओं तक पहुंचाया और फिर उन्हें एक एक करके अपने रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा है? इसहाक डार की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से किन ख़यालात का इजहार किया गया इस मौके पे वो भी सुन लीजिए। एक तो एक मीडिया चैनल को उन्होंने, नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़ा खुल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ का इजहार किया है। क्या कहना था इसहाक डार का, ज़रा सुनिए। एक तो उन्होंने कहा कि जी इसराइली हमलों पर सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है, अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। इसराइल के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएँ, मुश्तरका फोर्स में पाकिस्तानी किरदार अदा करने के लिए तैयार है और जोहरी हथियार डेटरेंस के लिए है, इस्तेमाल का इरादा नहीं है। जबकि पाकिस्तान की जो फौज है रिवायती जंग में भरपूर सलाहियत रखती है। ये कहना था इसहाक डार का। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है अगर कोई हिकमत अमली तय होती है जिसकी अशद जरूरत थी। और एक चीज जो मिसिंग रही है वो यही कि प्लानिंग का फुकदान रहा, जो मुंह तोड़ जवाब देना है उस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। सिर्फ जबानी जमा खर्च हुई, मजम्मत हुई, यकजहती का इजहार हुआ कतर के साथ, उसके बाद फिर इस महफिल को बर्खास्त कर दिया गया है जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। और इसी को लेके तमाम जो मुस्लिम उम्मा है, जो इस वक्त तज्जियाकार हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि इससे बढ़ के होना चाहिए था, किया जा सकता था। कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वसाइल है, खास तौर पे अरब ममालिक के पास जिनकी सलामती इस वक्त दाव पर लगी हुई है, उनको इस वक्त जुर्रत का और गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था, जिसका अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नहीं कर सके। खैर नाज़रीन, अमेरिका का रद्दअमल कुछ सामने आया है और 3.5 अरब डॉलर से इसराइल के दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करने की मंजूरी अब दी जा रही है। तो ये है अमेरिका का असल दोगला चेहरा। एक तरफ तो वो खुद को लाताल्लुकी का इजहार करते हैं इसराइल के जराइम के साथ, साथ में उनके दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट अब की जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कतर पहुंचे हैं अरब ममालिक से बातचीत के लिए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अपनी गुफ्तगू में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी सुनिए। Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar, you call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. The Emir said you can say it any way you want, but I've always thought of it as Qatar. I think it's a beautiful sound, and actually they've been a very good ally.
And a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after. Now, there was an article that I read in a newspaper just about an hour ago where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels, and they're going to put them in the line of fire so that if Israel goes forward, they're going to die. ऐसे नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यकीन दहानी तो करवाई जा रही है, लेकिन ये कितनी सच साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ट्रंप और पाकिस्तान जो है उसको लेके एक और पेशरफ्त होने जा रही है, वो ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 माह में ट्रंप से तीसरी बार मुलाकात उनकी मुतवक्के है। मुलाकात में कतर पर हमले के असरात, पाक भारत सूरत हाल और सैलाब पर गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा आखिर में आपको बताते हैं कि BBC की जो रिपोर्ट है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन ने जो इंकशाफात किए हैं गजा में जारी नस्लकुशी के हवाले से, वो भी सुन लीजिए। इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की है, शवाहिद सामने आ चुके हैं जिसके मुताबिक मखसूस ग्रुप के अफराद का कत्ल किया गया, शदीद जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुंचाया गया, फलस्तीनियों को तबाहकुन हालात पैदा किए गए और बच्चों की पैदाइश को रोकना एक मजमूम साजिश का बाकायदा हिस्सा बताया गया है। साथ में इजरायली रहनुमाओं के बयानात और फौजी रवैया नस्लकुशी के इरादे को जाहिर करता है, जिसका खुल के इजहार नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के जो करता धरता है वो कई बार कर चुके हैं। और कम अज कम जो हलाकतें हैं वो 64,905 बताई जा रही हैं फलस्तीनियों की, लेकिन उनके अपने जर्नल्स की तरफ से, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जर्नल्स की तरफ से ये क्लेम किया गया कि 2 लाख से ज्यादा हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं। तो इतना बड़ा फिगर है जिसको वो अपने मुंह से 2 लाख कह रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा इसको 64,000 कुछ बता रहा है। हकीकत इससे बहुत ज्यादा भयानक और तशवीशनाक है। साथ में 90% जो घर हैं वो या तो तबाह हो चुके हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। सेहत, पानी, सफाई और खुराक का निज़ाम तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। गजा कहत का शिकार है और इस वक्त इसराइल ने रिपोर्ट को झूठ और मस्खशुदा करार दे दिया है। जितना मर्जी झूठ और वबेला कर लिया जाए नेतन्याहू की तरफ से, हकीकत यही है कि वो एक डिक्लेयर्ड जंगी जराइम का मुर्तकिब एक ऐसा शैतान है जिसके शर से अब कोई भी मुसलमान मुल्क महफूज नहीं है। और ये जो अरब सरबराही इस्लामी इजलास है इसने यकीनी तौर पे मुस्लिम दुनिया को बहुत ज्यादा मायूस किया है। बहुत ज्यादा इकदाम किए जा सकते थे, इससे बेहतर और फैसला कुन किए जा सकते थे, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता था। अब भी वक्त है, अगर अब भी होश के नाखून ना लिए गए तो अगली बारी किसी भी मुस्लिम कंट्री की हो सकती है। खासतौर पे अरब दुनिया को अब ये सोचना होगा। और अगर वो कतर को नहीं बख्श सकते, अगर उन्होंने कतर को नहीं छोड़ा तो फिर बचेगा कोई और भी नहीं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।